हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सत्यम कुमार श्रीवास्तव। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल जो है सत्यम केमिस्ट्री क्लासेज, और इस पर आपको हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाया था। तो सॉल्यूशन चैप्टर में बच्चों हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताया था। आज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में आगे पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था परसेंटेज और जो है ना मास परसेंटेज में आपको हमने मास परसेंटेज के फॉर्म में मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और फिर उसके बाद मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में बताया था। तो सबसे पहले बच्चों हम आपको बता देते हैं कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लें और उसे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है से आपको बहुत सारे वीडियो जो है जो अपलोड किया जा रहा है उसका आपको जानकारी मिल सके और आप उस पर स्टडी कर सके। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ पर जानेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है बच्चों? तो हमने इसमें बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ, जो ताकत होता है, यानी जिसको कह सकते हैं कैपेसिटी, वही क्या एक तरह का तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन माना जाता है। तो बच्चों हम आज जानेंगे मोलारिटी के बारे में। तो मोलारिटी क्या कहता है बच्चों? देखो मोलारिटी में हम क्या जानेंगे यहाँ पर, तो कहता क्या है, इट रिप्रेजेंट्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, है ना, ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आप इसको कह सकते हो, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या 1 लीटर अगर इंडिकेट है बच्चों डेफिनेशन में तो आप समझ जाना कि ये लीटर जब भी होता है तो क्या बताता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को बताता है। तो सबसे पहले बच्चों देखो यहाँ पर हम मोलारिटी का डेफिनेशन बताते हैं। कहता क्या है, इट रिप्रेजेंट्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या ये भी कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, है ना, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। मोलारिटी का देखो बच्चों यूनिट जो होता है वो मोल पर लीटर होता है, ये चीज याद रखोगे, क्या होता है, मोल पर लीटर। और इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों वो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, लिखा हुआ है जो है यूनिट्स ऑफ मोलारिटी आर मोल पर लीटर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाई, है ना, कैपिटल एम। और इसको मोलर, कहीं कहीं लैंग्वेज के फॉर्म में मोलारिटी को मोलर से इंडिकेट करते हैं बच्चों। किससे इंडिकेट करते हैं? मोलर से। इसके बाद देखो बच्चों मोलारिटी का हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है। क्या होता है मोलारिटी का फॉर्मूला? कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसी भी, है ना, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं उसी को मोलारिटी कहते हैं। इसके लिए बच्चों देखो हमने एक एक्सप्रेशन बताया है। इस जो फार्मूला आप जो देख रहे हैं, इस फार्मूला पर हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं बनाएंगे, अगर क्योंकि इसमें जो होता क्या है कि बच्चों अगर आप इस पर डायरेक्ट बनाओगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है। तो इसके लिए बच्चों हमने एक अलग से एक्सप्रेशन बनाया है जो आपके बुक्स में नहीं होगा, लेकिन हम आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन दे रहे हैं। इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से समझिएगा और नोट्स कीजिएगा। इसमें जो भी प्रॉब्लम्स अगर क्रिएट होगा उसको हम आगे आपको जो है ना ये कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा और फिर इसको हम नेक्स्ट वीडियो में भी डाल देंगे। ऐसे आप समझिएगा ध्यान से। एक्सप्रेशन क्या करता है बच्चों कि लेट दी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वी लीटर। हमने क्या मान लिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को वी लीटर मान लिया है, ठीक है। और उसमें जो सॉल्यूट डिजोल्व है उसकी कितना ले लिया, मास को A ग्राम, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना ले लिया हमने, W ग्राम, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि A/W। देखो कभी भी बच्चों याद रखना, किसी भी अगर सबस्टांस का अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, तो याद रखिएगा आपको जो भी सबस्टांस होगा उसका गिवेन मास बाई क्या होता है, मोलर मास होता है। यानी कि गिवेन मास और मोलर मास का रेशियो ही क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है। तो A/W हो जाएगा बच्चों। तो दज मोलारिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा बच्चों, A/W हो जाएगा, और बाई क्या हो जाएगा, V। तो M इक्वल टू, यानी मोलारिटी को कैपिटल M से दिखाते हैं, कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, A/W इंटू V। ये फॉर्मूला नोट करोगे बच्चों, ध्यान से याद रखोगे। इस फॉर्मूला पर ही हम न्यूमेरिकल आगे आप लोगों को सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखो बच्चों हम नोट पॉइंट हमने एक दिखाया है। नोट पॉइंट इसलिए बच्चों क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में डायरेक्ट वॉल्यूम नहीं दिया रहता और उस क्वेश्चन में आपको डेंसिटी दिया रहता है, और वैसे केस में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इसका मोलारिटी कैसे चेक करें। तो इसके लिए हमने क्या बताया बच्चों कि अगर किसी क्वेश्चन में परसेंटेज के फॉर्म में अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है या फिर उसमें डेंसिटी दिया हुआ है और वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, तो अब आप वहां पर वॉल्यूम कैसे निकालोगे और फिर कैसे मोलारिटी चेक करोगे। तो देखिए नोट में हमने लिख दिया, डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज मास ऑफ द सॉल्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कह सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन का जो डेंसिटी होता है वो पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मास प्रेजेंट होता है वही क्या है,
तो उसका डेंसिटी यानी डी बराबर डेंसिटी बराबर मास ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि डी इक्वल टू एम बाई भी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी इक्वल टू एम बाई भी। तो बच्चों डेंसिटी मास पता रहेगा तो वॉल्यूम निकल जाएगा, और फिर आगे हम वॉल्यूम से आगे हम न्यूमेरिकल मोलारिटी चेक कर लेंगे। देखो बच्चों, मोलारिटी जानने के बाद अब हम जानेंगे मोलालिटी के बारे में। जो अगला कंसेंट्रेशन वो कहता है मोलालिटी। देखो दोनों बच्चों में बस है ना थोड़ा सा डिफरेंस है, मोलारिटी और मोलालिटी, है ना, मतलब कि बिहार का डिश का फर्क है ना, लिट्टी, समझ रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं सोचेंगे अब इस पर, है ना, नहीं तो भूख लग जाएगी। देखिए यहाँ मोलारिटी क्या कह रहा है, मोलालिटी के बाद मोलारिटी के बाद मोलालिटी, है ना, दोनों में डिफरेंस है बच्चों। मोलारिटी निकलता है पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मोलालिटी निकलता है पर कह सकते हैं केजी ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि मोलालिटी पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मोलालिटी पर केजी ऑफ सॉल्वेंट और मोलारिटी पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर कहता है क्या बच्चों कि इट रिप्रेजेंट्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यानी कहने का मतलब है कि कह सकते हैं आप इसको डिफिनेशन में कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, प्रेजेंट इन पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी। मोलालिटी का बच्चों देखो फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये ध्यान रखोगे बच्चों, केजी में यहाँ पर रखोगे, है ना, क्वेश्चन में होगा ग्राम में दिया रहेगा, उसको हम केजी में कन्वर्ट आगे कर लेंगे, लेकिन ये चीज हमेशा याद रखेंगे, मोलालिटी किस में निकलेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और मोलारिटी से पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन पर लीटर, ठीक है। अब देखो इसका यूनिट जो होता है मोलालिटी का बच्चों, वो होता है मोल पर केजी, है ना, क्या होता है, मोल पर केजी, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल एम से, है ना, मोलारिटी को कैपिटल एम से और मोलालिटी को स्मॉल एम से, और इसको हम लोग क्या करते हैं, मोलल, यानी मोलर जो वर्ड है ये मोलालिटी के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि इससे पहले आपको हमने बताया था, मोलारिटी में उसको मोलर रिप्रेजेंट किया जाता है और कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो बच्चों, न्यूमेरिकल जब बनाते हैं हम इस पर, तो हमको इस पर एक एक्सप्रेशन की आवश्यकता होती है, इस पर हमें एक फार्मूला फाइंड करना होता है। तो हम फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है ना मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, क्या लिखा हमने, लेट द मास ऑफ सॉल्वेंट वी केजी, हमने सॉल्वेंट के मास को बी केजी मान लिया। जो सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है उस डिजॉल्व सॉल्यूट का जो है गिवन मास हमने क्या ले लिया, ए ग्राम ले लिया है ना, और उसी सॉल्यूट का जो डिजॉल्व हुआ है उसका हमने मोलर मास ले लिया डब्ल्यू ग्राम पर मोल। एक चीज हमेशा याद रखोगे बच्चों, जब भी मोलर मास की बात आती है तो मोलर मास होता क्या है, आप इस चीज को हमेशा ध्यान से जो है ना ध्यान से कभी हटाओगे नहीं, कि आप कभी कभी क्या होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आप डब्ल्यू ग्राम लिखकर चले जाओगे, तो वहां नहीं, पर मोल का जिक्र होना चाहिए, इसलिए क्योंकि मोलर मास जो होता है द मास ऑफ सबस्टांस इन पर मोल, है ना, किसी भी सबस्टांस का मास जो होता है पर मोल में जितना होता है उसी को मोलर मास कहते हैं। तो मोलर मास क्या होगा, डब्ल्यू ग्राम पर मोल हम लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, तो हमने बताया था कि गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाई क्या हो जाता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, ए, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना लिए हैं, डब्ल्यू, तो मोल्स कितना हो जाएगा, ए बाई डब्ल्यू मोल्स हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं, मोलालिटी जो होगा, मोलालिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी ए बाई डब्ल्यू बाई मास ऑफ सॉल्वेंट यानी बाई बी। तो एम इक्वल टू क्या बनेगा फॉर्मूला, ए बाई डब्ल्यू इंटू बी। तो इस फॉर्मूला को याद रखोगे बच्चों, फिर इसके बाद हम आगे कंसेंट्रेशन पे आते हैं। देखो बच्चों, अब इसके पहले जो हमने बताया मोलारिटी और मोलालिटी के बाद अब बच्चों है कंसेंट्रेशन में मोल फ्रैक्शन। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इसमें कहता है क्या है कि इट रिप्रेजेंट्स द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन, यानी कहने का मतलब है बच्चों कि किसी भी सॉल्यूशन के 1 मोल में, है ना, जितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट प्रेजेंट हो वही क्या उसका मोल फ्रैक्शन है। दरअसल देखो बच्चों, जब हम सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो कभी कभी क्या देता है क्वेश्चन में, ईच कंपोनेंट्स मतलब सपोज फॉर एग्जांपल एक बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन समझ सकते हो जिसमें 2 कंपोनेंट्स हो, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी दोनों कंपोनेंट्स का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ता है, और कभी भी क्वेश्चन में सिर्फ सिंगल सॉल्यूट का आपको यानी एक कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन देता है। तो डिफिनेशन भी सिर्फ सॉल्यूट के लिए रेडी होता है। क्या कहता है बच्चों, ध्यान दोगे यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। कंपोनेंट बच्चों यहाँ पर कोई भी हो सकता है, 2 कंपोनेंट, है ना, जैसे मान लीजिए उसमें अगर मान लो सॉल्यूट सॉल्वेंट जो भी है, अगर हम सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट लिखेंगे, अगर सॉल्यूट का निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द क्या लिखेंगे, जो है ना सॉल्यूट लिखेंगे। तो एक चीज बच्चों हमेशा याद रखोगे, यहाँ पर कंपोनेंट्स का मीनिंग हमारा सिर्फ सॉल्यूट से नहीं है, कंपोनेंट्स कोई भी हो सकता है बच्चों, या तो वो सॉल्यूट हो या क्या हो, सॉल्वेंट हो। तो यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों यहाँ पर कंपोनेंट्स के फॉर्म में चल सकते हैं। तो इसीलिए मोल फ्रैक्शन जब हम यहाँ फॉर्मूला लिखे हैं तो सारे कंपोनेंट्स के लिए हमने लिखा है।
तो अगर हम यहाँ पर सपोज हम डिपेंड करता है कि आप किसका निकाल रहे हो मोल फ्रैक्शन। अगर सॉल्यूट का निकाल रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी ऑल द कंपोनेंट्स, यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट के मोल्स को जोड़ोगे तो क्या इसका मोल्स हो जाएगा, सॉल्यूशन का मोल्स हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और अगर लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट तो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको बच्चों हम लोग याद रखोगे, एक से रिप्रेजेंट करोगे। और आपको एक चीज अब लग रहा होगा कि सर ने यहाँ यूनिट नहीं लिखा, सब में यूनिट हमने लिखा, मोलालिटी का मोल पर केजी लिखा, मोलारिटी का मोल पर लीटर लिखा, लेकिन हमने मोल फ्रैक्शन का यूनिट नहीं लिखा। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि ये एक रेशियो है ना। क्या है? रेशियो है। किस चीज का रेशियो? मोल्स का रेशियो है। तो मोल्स बाई मोल्स क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा, हट जाएगा। तो यानी कि रेशियो का ऐसे भी कोई यूनिट बचेगा नहीं। तो यहां पर जो है कह सकते हैं कि इसको एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता है। आगे बच्चों देखो, इस पर हमने एक एक्सप्रेशन बनाया जो आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत काम देगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है एक्सप्रेशन में, इन ए बाइनरी सॉल्यूशन। एक हम बाइनरी सॉल्यूशन लेते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में इसको डिफाइन किया था, है ना। दो सॉल्यूशन विच कंटेन टू कंपोनेंट्स, है ना। दो कंपोनेंट्स अगर कोई सॉल्यूशन कंटेन करता है तो क्या होगा? दैट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर रिस्पेक्टिवली स्मॉल एंड कैपिटल एन। हमने क्या ले लिया है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स को रिस्पेक्टिवली, यानी लगातार जो है क्या लिया है, तो सॉल्यूट का स्मॉल एन और सॉल्वेंट का कैपिटल एन, ये नंबर ऑफ मोल्स है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होना चाहिए बच्चों? तो सॉल्यूशन हमने बताया किससे बना होता है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बना होता है। तो सॉल्यूट का मोल्स और सॉल्वेंट का मोल्स दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, है ना। तो अब यहां पर लिखेंगे नाउ ना द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और एक से रिप्रेजेंट करेंगे तो सॉल्यूट का जब भी लिखेंगे बच्चों तो एक सॉल्यूट कर देंगे। ठीक है, और एक सॉल्यूट लिखेंगे। और अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हम लिखने जा रहे हैं, तो क्या होगा बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना लिया है? स्मॉल एन रख दिया, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन यानी टोटल कंपोनेंट्स का मोल्स कितना? स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन है। तो हमने क्या लिख दिया? बाय स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये हो गया सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, याद रखो बच्चों। सिमिलरली इसका हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं। इसको एक सॉल्वेंट लेट कर लेंगे, और इसमें क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी एक सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फॉर्मूला कैपिटल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एम। सबसे जो नोट पॉइंट बच्चों बता रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में भी काम देता है। आपसे पूछेगा कि एनी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के लिए टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है ना। तो दो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी सॉल्यूशन, है ना, या दो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज 1। ये हमेशा एक ही होता है, ऑलवेज। ये हमेशा याद रखोगे, हमेशा एक होता है। तो इसका प्रूफ क्या है? अब आपको लगेगा कि क्या प्रूफ है कि एक होता है, हम कैसे मान लें? सही बात है, मानना भी नहीं चाहिए डायरेक्ट। तो हम देखो यहाँ पर बच्चों प्रूफ देते हैं। क्या प्रूफ है? कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखोगे? क्योंकि सॉल्यूशन इक्वल टू आपको पता है बच्चों, क्या पता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या हो जाएगा? दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, और बाय ऊपर भी क्या जाएगा? स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इसको क्रॉस कर देंगे, क्या हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। यानी कि हमेशा याद रखोगे कि किसी भी सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन टोटल होता है हमेशा एक होता है। इसका कारण क्या है? कि दोनों के मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ने के बाद 1 आ जाता है। अब देखो जैसा कि बच्चों अगला कंसंट्रेशन जो है, नेक्स्ट कंसंट्रेशन का जो टाइप्स है आपका, वो क्या है बच्चों? तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन का जो टाइप्स है उसमें क्या है? आपको पढ़ना है नॉर्मलिटी के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी देखो बच्चों क्या होता है, तो नॉर्मलिटी कहता है कि इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कहने का मतलब है कि नॉर्मलिटी जो होता है वो क्या बताता है कि द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। अब देखो बच्चों यहाँ सबसे बड़ा जो चीज़ है वो आपको ध्यान रखना है बच्चों, कि नॉर्मलिटी को जो हम लोग दिखाते हैं फॉर्मूला में, वो फॉर्मूला में कैसे शो करेंगे? तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, या इसको आप ग्राम इक्विवेलेंट कर सकते हो, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बच्चों देखो अब आपको लगेगा कि नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल लेते हैं गिवन मास बाय मोलर मास से, ठीक है, सॉल्यूट के, लेकिन अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का कैसे निकालेंगे? तो देखो बच्चों इसके लिए आपको घबराना नहीं है, इसके लिए मैंने फॉर्मूला जनरेट किया है। क्या बताया है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ये किसी भी सॉल्यूट का अगर आपको निकालना है तो उसका वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना है आपको,
तो आपको जो सॉल्यूट का गिवन मास दिया होगा, ये गिवन वेट रहेगा क्वेश्चन में, बाई उसके इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट से आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मिल जाएगा और सॉल्यूशन का वॉल्यूम न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, डिवाइड कर देंगे, नॉर्मलिटी निकल जाएगा। अब देखो बच्चों, आपके मन में बहुत सारे सवाल हो रहेंगे कि हमें किस टाइप का सॉल्यूट होगा और कैसे उस सॉल्यूट का हम क्या निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। तो देखो बच्चों, आपको जो सॉल्यूट होगा जनरली 5 टाइप्स में रहेगा। तो सबसे पहला जो सॉल्यूट होगा बच्चों, वो अगर मान लीजिए आपको एसिड है, क्या है, एसिड। तो एसिड का अगर आपको निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट तो कैसे निकालोगे, मोलर मास ऑफ एसिड बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एसिड। यानी कि देखो कोई भी एसिड होता है बच्चों, तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा 10th में, है ना, आर्हेनियस या फिर कह सकते हैं और भी जो बहुत सारे लॉ थे वो पढ़े होंगे एसिड का। तो एसिड का जनरली बेसिक रेडिकल्स क्या होता है, हाइड्रोजन आयंस। तो अगर किसी भी अगर एसिड का अगर आप इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हो तो उसमें क्या होगा, उसके मोलर मास में एसिड के क्या करोगे, हाइड्रोजन एटम से उसके जो है ना डिवाइड कर दोगे। सपोज अगर मान लो सपोज बच्चों की H2SO4 है, ठीक है, क्या है, H2SO4 क्या है, एक एसिड है। अब इस H2SO4 में बच्चों क्या होगा कि अगर इसका हम देखें, अगर निकालना है हमें ग्राम इक्विवेलेंट वेट, तो कैसे निकालेंगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए बच्चों हम इस एसिड का मोलर मास लिखेंगे, कैसे हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस सल्फर का 32 और प्लस ऑक्सीजन का 16 और 4 एटम्स है तो 16 × 4 और बाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बच्चों। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितना हो जाएगा बच्चों, तो कितने एटम्स है इसमें, हाइड्रोजन 2, तो डिवाइडेड बाई 2, 98/2 यानी कि 49 ग्राम। ये है क्या, कौन सा वेट आ गया, ये आ गया ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ गया। बात समझ रहे हो बच्चों। अब इसी तरीके से अगर मान लो हमें निकालना है किसी न्यूमेरिकल में अगर बेस है ना, तो उसका अगर हम इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मोलर मास ऑफ बेस बाय नंबर ऑफ OH एटम। क्योंकि जिस तरह से अगर किसी भी एसिड का जो बेसिक जो मेन रेडिकल्स होता है, फंडामेंटल रेडिकल्स हाइड्रोजन आयन होता है, उसी तरह से कोई भी बेस ले लो जैसे NaOH, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका पहचान क्या है, हाइड्रोक्साइड आयंस। यानी बेस का जो कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन हाइड्रोक्साइड आयन से है और एसिड का हाइड्रोजन आयन से। तो ठीक बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मोलर मास ऑफ बेस बाय नंबर ऑफ OH एटम से, यानी इसका हमको निकालना होगा तो इसमें जितना OH एटम प्रेजेंट है उससे डिवाइड करके हम क्या निकालेंगे, इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। ठीक इस तरह से आगे बढ़ेंगे बच्चों। अगर एसिड होगा, बेस होगा, क्वेश्चन में सॉल्ट होगा और उसका हमको ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, मोलर मास ऑफ साल्ट बाय नंबर ऑफ कैटायंस ऑफ साल्ट। जैसे सपोज बच्चों, जैसे NaCl क्या है, NaCl क्या है, एक प्रकार का सॉल्ट है। तो NaCl को अगर आप ब्रेक करते हो तो Na प्लस और Cl क्या होता है, माइनस में ब्रेक होता है। तो इसमें कैटायन किसको कहो बच्चों, जो पॉजिटिव आयन होता है उसको कैटायन कहते हैं और जो निगेटिव आयन होता है बच्चों उसको क्या कहते हैं हम लोग, एनायन कहते हैं। तो नंबर ऑफ कैटायंस, कैटायंस कितना, सोडियम पर चार्ज कितना, प्लस, प्लस का मतलब क्या, 1, तो यहाँ डिवाइड हम करेंगे 1 से, यानी जितना कैटायन का चार्ज होगा उतना से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो, अगर आपको कोई एलिमेंट्स दिया रहेगा सॉल्यूट में बच्चों, चाहे हाइड्रोजन हो, कॉपर हो, है ना, सोडियम हो, कोई भी हो, अगर उसका आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, कैसे निकालोगे, तो उसके एटॉमिक मास में वैलेंसी से डिवाइड कर दोगे। इन केस जैसे मान लो सपोज आपको कॉपर का निकालना है बच्चों, तो कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है, 63.5 होता है और वैलेंसी कॉपर का कितना होता है, 2 होता है, तो 31.75 ग्राम ये कॉपर का क्या आ गया, इक्विवेलेंट वेट आ गया। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऐसे ही हम जो सबसे लास्ट जो सबस्टांस है वो अगर हम आयंस, अगर कोई न्यूमेरिकल्स में आयंस हो और उसका हमको ग्राम इक्विवेलेंट वेट बताना हो तो कैसे करेंगे, तो उस आयंस का मोलर मास लिख लेंगे और बटा उसके चार्ज से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। जैसे सपोज सल्फेट आयन का निकालना है हमें, तो सल्फेट आयन का मास कितना हो जाएगा बच्चों, तो सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 और 4 एटम है तो इंटू 4 डिवाइडेड बाई, अब देखो नंबर ऑफ चार्ज है ना कितना है, 2। अब बच्चों -2 से डिवाइड मत कर देना क्योंकि वेट माइनस में नहीं जाएगा, तो इसलिए चार्ज से सिर्फ डिवाइड करना, माइनस प्लस आयंस हमको मतलब नहीं रखना है कि कौन सा उस पर चार्ज है, प्लस में या माइनस में, बस याद रखना कितना टोटल चार्ज है। तो 2 से डिवाइड कर देंगे यानी हो जाएगा 96/2 यानी कि 48 ग्राम। बात तो ये चीज बच्चों इसको ध्यान रखोगे। और सबसे एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि हमने नॉर्मलिटी का यूनिट्स और रिप्रेजेंटेशन जो है यहाँ पर आपको हम बता देते हैं, जो कि यहाँ पर हमने अभी ये इक्विवेलेंट वेट बता दिया। इसके बाद हम आपको बता देते हैं नॉर्मलिटी को। देखो बच्चों, जो रिप्रेजेंट करोगे आप, तो रिप्रेजेंट जो नॉर्मलिटी को किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो कैपिटल N से होता है और इसका जो यूनिट्स होता है बच्चों वो होता है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। शॉर्ट में बच्चों यूक्यू लिखते हैं हम, और पर लीटर का इंडिकेशन लीटर इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद आगे।
अब देखो बच्चों, सबसे जो लास्ट कंसंट्रेशन का टर्म होता है वो होता है पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम लोग कहते हैं ppm। देखो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है बच्चों, तो आप लोगों को 1 मिलियन पता होगा। 1 मिलियन इक्वल टू कितने होते हैं, 10 लाख, यानी 10 टू द पावर 6। तो डिफिनेशन क्या कहता है, कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम एंड मास टू वॉल्यूम। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है कि या तो उनके मास मास का रिलेशन हो सकता है, या उनके मास वॉल्यूम का हो सकता है, या वॉल्यूम वॉल्यूम का हो सकता है। जैसे सपोज हमने यहाँ पर सबसे पहले तो इस पर फॉर्मूला हमने ले लिया है, तब एक्सप्रेशन बताएंगे। फॉर्मूला पीपीएम क्या होता है बच्चों, कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, है ना, बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। यानी कहने का मतलब है कि जो सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट्स का हम पीपीएम निकाल रहे हैं वो कितना उसमें मौजूद है, कितना पार्ट्स। पार्ट्स का मतलब बच्चों यहाँ एक अमाउंट्स भी ले सकते हो, इसको क्या ले सकते हो, नंबर ऑफ अमाउंट्स। अमाउंट्स क्या होगा, या तो उसका मास होगा, या वॉल्यूम होगा, या मास वॉल्यूम में से कोई भी हो सकता है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑल दी कंपोनेंट्स, यानी जो टोटल नंबर है ना, यानी कि जितना उसमें कंपोनेंट्स मौजूद है। सपोज 2 कंपोनेंट्स मौजूद है, ए और बी, तो टोटल उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है, और इंटू 10 टू द पावर 6। 10 टू द पावर 6 बच्चों इसलिए क्योंकि 10 टू द पावर 6 अगर 100 पार्ट्स में निकालते थे हम लोग परसेंटेज को में, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ हम पर मिलियन पार्ट्स में निकाल रहे हैं, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 10 टू द पावर 6 से। तो बच्चों देखना यहाँ पर ध्यान से, एक्सप्रेशन से ये चीज क्लियर हो जाएगा पीपीएम। अगर हम मान लेते हैं 2 कंपोनेंट्स ए और बी है सॉल्यूशन का, ठीक है, सपोज बाइनरी सॉल्यूशन है, तो पीपीएम ए का क्या हो जाएगा बच्चों, तो जो ए बी से मिलकर जो सॉल्यूशन बना है उसमें जो ए का अमाउंट है बाई टोटल जो सॉल्यूशन का अमाउंट है, यानी कि ए प्लस बी दोनों के मिलने से जो टोटल उसका अमाउंट बना है। यानी कह सकते हैं नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अब इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, इसी तरह से अगर बी का निकालना है तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ बी और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ए प्लस बी इंटू 10 टू द पावर 6। 10 टू द पावर 6 इसलिए बच्चों क्योंकि आप इसको किस में निकाल रहे हैं, पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि प्रत्येक मिलियन में आप इस कंसंट्रेशन को निकाल रहे हैं। जैसे इससे पहले 100 में निकालते थे, है ना, 1000 में निकालते हैं, लीटर, है ना, मिलीलीटर, है ना, केजी, मिलीग्राम, केजी, है ना, उसके बाद ग्राम। तो इसी तरीके से पीपीएम किस में निकलता है, मिलियन में निकलता है बच्चों, किस में निकलता है, मिलियन में। ठीक है, तो यहाँ पर पीपीएम को एक चीज़ याद रखोगे बच्चों नोट पॉइंट में, पीपीएम जो होता है वो किस में यूज किया जाता है, इनफिनाइट डाइल्यूशन वाले सॉल्यूशन में यूज किया जाता है। किस में यूज किया जाता है बच्चों, इनफिनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन में, यानी कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो कि मतलब कि अमाउंट्स बहुत कम हो, सॉल्यूट बहुत कम हो। जैसे इसको हम एक एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना। जैसे हमारा एयर, एटमॉस्फेयर में एयर है तो इसमें बहुत सारे गैसेज है बच्चों, लेकिन उसमें कुछ गैस क्या है, पॉइजनस है, और वो पॉइजनस गैस इतने लेस अमाउंट में है। सपोज अगर मान लो CO2 है, चाहे CO2 तो पॉइजनस नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये सब काफी लेस अमाउंट में, 0.0000001 ग्राम, तो ये बहुत लेस अमाउंट है। तो अब आप सोचोगे कि पॉइजनस गैस का कंसेंट्रेशन अगर हमको बताना है किसमें, एयर में, तो हम उसके कैसे निकालेंगे, तो उस पॉइजनस गैस का जो हम कंसेंट्रेशन निकालेंगे किसके रिलेटिव, एयर के रिलेटिव, वो किस में फाइंड करेंगे, पीपीएम में फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन, इनफिनाइट डाइल्यूशन जिसमें सॉल्यूट बहुत कम हो, और वैसे केस में हम लोग किसका, उसका कंसेंट्रेशन उस सॉल्यूशन का किस में निकालते हैं, पीपीएम में निकालते हैं। तो बच्चों आज की हमने लेक्चर में आपको कंसेंट्रेशन के सारे टर्म हमने बता दिए। ठीक है, और इस कंसेंट्रेशन के टर्म को आप ध्यान से आप पढ़िएगा, नोट्स कीजिएगा, जो भी इसमें कंफ्यूजन होगा या जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और जो नेक्स्ट हम लेक्चर में लेकर आएंगे बच्चों, कुछ सम इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बताएंगे कंसंट्रेशन में, न्यूमेरिकल्स बताएंगे, और फिर आगे इसके बाद टॉपिक्स बताएंगे। तो चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करें, और जो है बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।